अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, सामा की क्लास नहीं अब होगा इस हफ्ते से। सर अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। बजट पास पेपर से में देखने हैं। सर उसमें सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन सर हमने पास पेपर का एक ऐसा क्वेश्चन लिया है जिसमें आपको चैलेंज भी हो और थोड़ी आसानी भी हो, आपको इतनी ज़्यादा परेशानी भी ना हो इसके अंदर। तो सर हम सबसे पहले क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सर लिखा है क्वेश्चन के अंदर, स्टेनले हैज़ बीन ऑपरेटिंग एज अ सोल ट्रेडर फॉर मेनी इयर्स विद द ईयर एंड ऑफ 31 December. He is preparing a cash budget and provides the following information for the 3 month period from July 19 to September 2019. The total income is 120 from the trade receivables for credit sales will be collected in equal amounts over the 3 months period. क्वेश्चन ने कहा इनकी टोटल इनकम जो है वो 120 है। फ्रॉम द रिसीवेबल्स फॉर क्रेडिट सेल्स विल बी कलेक्टेड इन इक्वल अमाउंट्स ओवर 3 months। इक्वल अमाउंट्स में सर ये कलेक्ट होगी, तो मैंने कहा सर 1,20,000 को डिवाइडेड बाय सर 3 कर देते हैं, तो हर महीने आपको कितना मिलेगा या रिसीव होगा सर? 40,000 लिख लें। कैश सेल्स आर एक्सपेक्टेड टू बी 25% ऑफ द कैश कलेक्टेड ईच मंथ। आप कैश कलेक्ट करेंगे हर महीने 40,000, उसका 25% सर आपका कैश सेल्स होगी। तो सर उसका आंसर आपने निकाला सर, दैट वुड बी 10,000। there would be no trade receivables at 1st July। क्वेश्चन स्टार्ट होगा तो आपके पास कोई ट्रेड रिसीवेबल्स नहीं होंगे। Total credit purchases would be 75,000 and will be paid in equal amounts over 3 months period। इसका मतलब है सर 75,000 को सर आप पहले 75,000 को आप डिवाइड करेंगे बाय व्हाट? बाय 3। आंसर आपके पास कितना आएगा सर? आंसर आएगा आपके पास 25,000। लिखा हुआ है सर कैश परचेजेस आर एक्सपेक्टेड टू बी 20% ऑफ द कैश पेड ईच मंथ फॉर द क्रेडिट परचेजेस। तो इसका मतलब है सर 25,000 आपका कैश पेड फॉर ईच मंथ है। इसको आप मल्टीप्लाई बाय 20% कर देंगे तो सर आपका आंसर आ जाएगा इसके अंदर 5,000। ये हर महीने का इक्वल है। बैंक बैलेंस इज एक्सपेक्टेड टू बी 3,500 का आपका बैंक बैलेंस है। एस इज एक्सपेक्टेड टू रिसीव अ बैंक लोन ऑफ 30,000। मैं रिपीट करूं आपसे सर, ये आपके लिए रिसिट होगी, मार्क कर लीजिए। ऑन August 1st इंटरेस्ट विल बी पेबल मंथली इन अरियर्स 5% पर एनम। मंथली इन अरियर्स, अरियर्स का मतलब क्या होता है? पहले पे करेंगे या बाद में? बाद में। अरियर्स का मतलब एक्सपेंस का अरियर है ये। एक्सपेंस के अरियर्स का मतलब है कि आप ये बाद में पे करेंगे। आपकी स्कूल की फी पे लिखा आता था अरियर्स, मतलब पिछले महीने की फी पे करना बाकी है। एक्सपेंस पे अगर अरियर्स हो तो वो पेबल बनता है आपके लिए। सर लिखा है आप बाद में पे करेंगे, तो पहले सर इसका आंसर निकालते हैं। 30,000 को पहले 5% से मल्टीप्लाई करते हैं 1500, और 1500 को डिवाइडेड बाय सर 12 करते हैं क्योंकि मंथली है, तो 125 आ गया। अब 125 आप पे करेंगे पर एनम, और August 1st इंटरेस्ट विल बी पेड मंथली इन अरियर्स पर एनम। नो कैपिटल विल बी रीपेड अंटिल, सही है। आपने 1 अगस्त को लिया है तो उसका मतलब है अगस्त का जो इंटरेस्ट है वो आप सितंबर में पे करेंगे, अगस्त में नहीं करेंगे आप। फिर लिखा हुआ न्यू मशीनरी कॉस्टिंग 60,000 विल बी परचेज बाय चेक ऑन 15 August 2019। द पॉलिसी इज टू डेप्रिशिएट मशीनरी एट 25% पर एनम यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड। अ फुल ईयर डेप्रिसिएशन इज चार्ज इन द ईयर ऑफ एक्विजिशन। न्यू मशीनरी कॉस्टिंग कितनी है सर? आपके पास 60,000 विल बी परचेज बाय चेक ऑन 15 August। स्टेनलेस पॉलिसी इज टू डेप्रिशिएट मशीनरी एट 25% पर एनम यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड। लिखा हुआ है फुल ईयर डेप्रिसिएशन इज चार्ज। तो क्वेश्चन में ये क्या आपके लिए 60,000 आउटफ्लो, 60,000 तो आउटफ्लो हो गया। स्टेनले पॉलिसीज टू डेप्रिशिएट, ये जो 60,000 का आपका डेप्रिसिएशन है ये कोई कैश फ्लो आउटफ्लो नहीं है। मल्टीप्लाई पे 25% निकालिए सर, आंसर बताइए क्या आ रहा है? 15,000। और लिखा हुआ है सर फुल ईयर डेप्रिसिएशन इज चार्ज इन द ईयर ऑफ एक्विजिशन, तो 15,000 तो फुल ईयर हो गया। अब मंथली पे बात करूंगा तो डिवाइडेड बाय 12 कर दूंगा, बाद में देखता हूँ। फिर लिखा हुआ है स्टेनले रेंट्स पार्ट ऑफ हिज प्रेमिसेस, part of his premises 6,000 per annum and receive the rental on मतलब मंथली बेसिस पे रेंटल मिलेगा उसको। सर मैंने कहा कि आपके पास यहाँ वैल्यू आएगी, वैल्यू आ गई आपके पास 6,000 डिवाइडेड बाय सर स्टेनली रेंट्स पार्ट ऑफ ए प्रेमिसेस पर एनम है डिवाइडेड बाय 12। चेक कीजिए पर मंथ क्या आंसर आ रहा है? 500। 500 आपको हर मंथ रिसीव होगा। मुझसे ज़्यादा आपको आना चाहिए। स्टेटमेंट पढ़ के लिखिए जो भी लिख रहे हैं, मेरा लिखा हुआ मत सोचिए। अच्छी तरह स्टेटमेंट पढ़ लेंगे, यही बात समझ में आ रही है आपको भी। जनरल एक्सपेंसेस आर पेड इन द मंथ फॉलोइंग दैट इन विच दे आर इनकर्ड। जिस महीने का होता है उसके अगले महीने में पे ऑफ होता है। जनरल एक्सपेंसेस इनकर्ड इन जून अमाउंटेड टू 6,000। तो जून का अमाउंट आप कब पे करेंगे? अगस्त में या जुलाई में? वेरी गुड, जुलाई में। जुलाई वाला कब पे करेंगे सर? अगस्त में। अगस्त वाला कब पे करेंगे? सितंबर में। आगे लिखा हुआ है दीज आर एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज 5% इन जुलाई। तो आपने 6,000 का 105% निकाल लेना है। आंसर बताइए। 6,300।
6300 का 105% निकाल लेना है। 6615 सर, अभी आप सितंबर में पे करेंगे, मैंने लिख लिया ये। जुलाई का अगस्त में, अगस्त का सितंबर में, और सितंबर वाला अक्टूबर में। तो जून वाला जुलाई में पे हुआ, जुलाई वाला अगस्त में पे हुआ, और अगस्त वाला सितंबर में पे हो गया। सही है, यही लिखा हुआ है। Stanley makes an annual cash drawing of 15,000 equal installments on 1st January and 1st July each year. तो इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में निकालता ही है, तो मैंने लिखा सर 15,000 को मैं डिवाइड कर दूंगा सर 2 से। आंसर सर मेरा क्या आ जाएगा? आंसर मेरा आ जाएगा 7500। लिख लीजिए, 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स ना। डन। पास पेपर का क्वेश्चन तो भाई थ्योरेटिकली भी है, इसके अंदर कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। 3 एडवांटेजेस ऑफ प्रिपेयरिंग कैश बजट। इट इज आस्किंग अबाउट द एडवांटेजेस। हाउ मेनी, लाइक व्हाट इज द बेसिक एडवांटेज ऑफ एनी बजट? बजट क्या करता है? एक प्लान देता है। प्लान में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? एक ऑब्जेक्टिव देता है, ऑब्जेक्ट टारगेट देता है। बजट सबसे इंपॉर्टेंट क्या काम करता है? आपको टारगेट्स देता है। तो सर सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सर, लिखें कैश बजट हेल्प्स इन सेटिंग the objectives, which gives a sense of direction to managers and workforce. करना क्या है ये पता होगा। एनी अदर एडवांटेज, अगर ऑब्जेक्टिव अचीवेबल है और अगर अचीव कर लिया जाए तो परफॉर्मेंस इवैल्यूएट हो जाएगी। वर्कर्स की परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करने के लिए भी बजट यूज होता है। इट हेल्प्स इन लाइक इवैल्यूएटिंग द परफॉर्मेंस ऑफ वर्कफोर्स एज वेल। आ रही है बात समझ? यानी मैंने हमजा को कहा हमजा ये चीजें बेच देना, हमजा बेच के आ गया, इसका मतलब है हमजा इज अ गुड सेल्समैन। तो इसका मतलब क्या हुआ? उसकी परफॉर्मेंस इवैल्यूएट की मैंने। एक तरफ मैंने उसे ऑब्जेक्टिव भी दिया, दूसरी तरफ मैंने उसकी परफॉर्मेंस भी इवैल्यूएट की। आगे लिखेंगे वर्कफोर्स एंड इट हेल्प्स इन it helps in evaluating the performance of the business या performance of the workforce। दो हो गए, और कोई बात? और क्या करता है बजट? मोटिवेट करता होगा वर्कर्स को। अगर आप किसी वर्क फोर्स को बजट के बारे में बताएं कि ये अचीव करना है तुम्हें, तो अगर वो ये अचीव कर जाए तो मोटिवेशन आती है ना उससे। तो आप लिख सकते हैं सर फुल स्टॉप, बजट हेल्प्स इन मोटिवेटिंग द वर्कफोर्स। हाँ, मोटिवेटिंग द वर्कफोर्स की भी लिख सकता है। मैं स्पेसिफिक होके बोलूं? सॉरी यार, मैं जरा रिकॉर्डिंग में मैं थ्रोट क्लियर कर रहा हूँ बार बार, अभी भी गला ठीक नहीं हुआ है। सर जो लास्ट पॉइंट लिखा ना, मैं होता ना शायद इग्नोर मार देता। मैं ये पॉइंट नहीं लिखता। ये तो सारे बजट्स का काम है। स्पेसिफिकली क्वेश्चन किसके बारे में पूछ रहा है? कैश बजट का काम क्या है? अब इसी पॉइंट से कोई पॉइंट याद कीजिए, कोई कैश बजट काम करता है? मैं बताऊं आपको, कैश बजट बाकी तमाम बजट्स को कोऑर्डिनेट कराने के लिए इंपॉर्टेंट है। कैश बजट का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आप बाकी सारे बजट्स भी सी के ऊपर बनाते हैं। ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। तो लाइक आप ये लिख सकते हैं सर, कैश बजट हेल्प्स इन helps in supporting and preparing other budgets too। बहुत है सर, यहाँ तक के 6 मार्क्स के हैं, 2-2 मार्क्स के आपको ये वैल्यूएशन के साथ साथ लिखने थे, लिख लिए सर हमने इसके एडवांटेजेस। आगे बढ़ते हैं सर। प्रिपेयर द कैश बजट फॉर 3 मंथ्स बिगिनिंग July 1st 2019। सर हमें यहाँ से बजट्स बनाने, तो हम सर सबसे पहले यहाँ के हेडिंग डालेंगे। सर पहला मंथ आएगा मेरा जुलाई, फिर आएगा सर मेरे पास अगस्त, और फिर आएगा सर मेरे पास सितंबर। सर 3 महीनों के लिए मैंने सर बजट्स को ड्रॉ करना है। मैंने इसी तरह सर यहाँ पे लाइंस भी खींची।
डन। अब चलें सर यहाँ से स्टार्ट करते हैं सर। सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा, सबसे पहले हमारे पास आएगा रिसिट्स। लिख लें, रिसीट से सर हम स्टार्ट लेते हैं। जवाब दीजिए, रिसिट्स में सबसे पहले कौन सी रिसिट आएगी सर? क्वेश्चन में जाके देखें, सबसे पहले क्रेडिट सेल्स है। वेरी गुड सर। सबसे पहले हमारे पास सर क्वेश्चन के अंदर गिवन है क्रेडिट सेल्स, तो हम सबसे पहले यहाँ पे मेंशन करेंगे क्रेडिट सेल्स। 1,20,000 को 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में सर आपने रिसीव करना है। तो पहले वाले का 40, दूसरे वाले पे भी आ गया 40, 40 है ना? नहीं 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 नहीं, फिर से पढ़ो, गलत पढ़ लिया तुमने। टोटल इनकम इज 120 फ्रॉम द ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल्स ये क्रेडिट सेल्स है, और ये नीचे बात हो रही है कैश सेल्स की। ट्रेड रिसीवेबल्स का कैश सेल्स से कोई ताल्लुक नहीं है। आ रही है बात समझ में? वो ये कहना चाह रहा है कि 25% नीचे कैश सेल्स है आपकी, तो ऊपर 75% है। नहीं, ऐसा नहीं है। ऊपर वाला क्रेडिट सेल्स है, क्रेडिट सेल्स तो अपना 100% अलग है। और लिखा हुआ भी क्या है, 120 फ्रॉम क्या, फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल्स, तो कैश सेल्स का इससे कोई ताल्लुक ही नहीं। आ गई बात समझ में इसमें? सर अब यहाँ आते हैं सर, यहाँ के लिखते हैं सबसे पहले 40,000, और लास्ट वाले मंथ में भी आपके पास क्या आ जाएगा, 40,000। फिर आपके पास क्या आएगा, कैश सेल्स। कैश सेल्स की वैल्यू कितनी आएगी सर आपके पास, 10,000। नेक्स्ट मंथ की भी आपके पास क्या आएगी सर, 10,000। उसके नेक्स्ट मंथ की भी आपके पास क्या आएगी सर, 10,000। वैल्यूज लिख लें। फिर सर उसके बाद क्वेश्चन चेक करें, नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में भी रिसिट है। क्वेश्चन में देखें, एक रिसिट गिवन है आपके पास। सर एक रिसिट आपके पास आएगी, एक्सपेक्टेड टू रिसीव अ बैंक लोन ऑफ 30,000। तो बैंक लोन आप रिसीव कर रहे हैं 1 अगस्त को। सर मैं यहाँ के मेंशन करूंगा बैंक लोन, कितने का बैंक लोन है, 30,000 का। सर मैंने यहाँ लिख दिया। इसके अलावा पूरे क्वेश्चन में मेरे ख्याल से कोई भी रिसिट नहीं है। सर इन सबका टोटल निकाल लेंगे। जब सर इनका टोटल निकालेंगे तो आपके पास सबसे पहले यहाँ एक वैल्यू आएगी। वैल्यू में लिखेंगे आप आगे कितना, 50,000। जी अरी, रेंटल इनकम है ना? हाँ बिल्कुल, सब लोग चुप है। बेटा क्वेश्चन में एक रेंटल इनकम भी तो है, 500 पर मंथ। बस ये गलती की ना, अभी मैं आपको ये कराना चाह रहा था ताकि आप ये गलती आपको अजाला करने में मुश्किल करती। सर यहाँ लिखा मैंने आगे, एक आपके पास रेंटल इनकम है। रेंटल इनकम की वैल्यू कितनी है सर आपके पास, 500। यहाँ भी लिखेंगे आगे 500, यहाँ भी लिखेंगे 5। मैं बताऊँ आपको ऐसा क्यों हुआ, हम ऐसा क्यों भूल गए? क्योंकि मेरी कही भी बात हम सब भूल गए। क्या भूल गए पता है आपको? हम इसके आगे आर लिखना भूल गए। हम आर लिख देते, हमारा मसला हल हो जाता। क्वेश्चन को जब भी पढ़े, रिसिट के आगे आर जरूर लिखें, ताकि आपको पता हो नंबर ऑफ आर कितने, 1 2 3 4। जब आप ये लिखेंगे ना, आप कंफर्म होंगे, शॉर्ट शॉर्ट होंगे कि क्या हो रहा है। सर 500 पर मंथ आपको जो है ना वो रिसीव होना है। सर मैंने यहाँ जाके लिखा 500 पर मंथ आपको मिल गया। अब सर इसका टोटल निकालेंगे, 50,500, 80,500 और 50,500। फिर आपके पास सर आएगा इसके अंदर से, आप यहाँ पे लिखेंगे आके आपके पास क्या आएगा, पेमेंट। सर पेमेंट में आ जाए, सबसे पहले आप इसके अंदर पेमेंट में क्या लिखेंगे सर, मैंने यहाँ मेंशन किया आगे। पेमेंट में सबसे पहले मेंशन करेंगे क्रेडिट परचेजेस। क्रेडिट परचेजेस के बाद आप इसके अंदर मेंशन करेंगे सर कैश परचेजेस। डन। सर क्रेडिट परचेजेस का अमाउंट चेक करें क्वेश्चन में। क्रेडिट परचेजेस आपके पास सर थी 75,000 की, और उसको आपने सर 2 हिस्सों में डिवाइड किया, 3 हिस्सों में डिवाइड किया बल्कि, तो आपकी हर महीने की वैल्यू कितनी आ गई, 25,000 ईच। लिख लें। कैश परचेजेस, सर कैश परचेजेस आपके पास आई 5,000 की, फिर कैश परचेजेस आई आपके पास 5,000 की, फिर कैश परचेजेस आई आपके पास 5,000 की। सर क्रेडिट परचेज भी हो गई और कैश परचेज भी हो गई। उसके बाद नेक्स्ट बताएंगे सर आप मुझे। यहाँ जाते हैं सर, कैश परचेज पे सर यहाँ जाके बात करते हैं। ये भी हो गया कंप्लीट। वेरी गुड सर। 30,000 रुपए पे आपने इंटरेस्ट चार्ज किया, 125 आपको पे करना है। मगर कब से पे करना है सर, अरियर्स में पे करना है। सितंबर से या अगस्त से? सही बोल रहे हो, सितंबर से। सितंबर से क्यों सर, अगस्त में तो मैंने लोन लिया है, तो 1 महीने का लोन कब, अगस्त का लोन ड्यू होगा, लेकिन पे कब करूंगा, अरियर में, तो सितंबर में पे करूंगा। तो सर मैंने ये लिखा, अगस्त में अगर मैंने लोन लिया है और मुझे अगर इसका इंटरेस्ट पे करना है, तो मैं लिखूंगा आके सर इंटरेस्ट एक्सपेंस, और इंटरेस्ट एक्सपेंस की वैल्यू मैं यहाँ जाके लिखूंगा कितनी सर, 125। लिख ली सर मैंने। फिर सर आगे सुने सर क्वेश्चन में, इंटरेस्ट एक्सपेंस के बाद क्या लिखूंगा सर,
बिल्कुल सर, मैं यहाँ लिखूंगा सर मशीनरी कॉस्ट या परचेज ऑफ मशीनरी। सर अगस्त में आपने 60,000 जो है वो पे कर देना है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है, ऐसा ही है। फिर सर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। 60,000 आपने मशीनरी पे कर दी, फिर आपके पास सर रेंटल आ गया, रेंटल को आपने सर फिक्स कर दिया। जनरल एक्सपेंसेस आ रहे हैं सर 6,000, 6,300, 6,615। सर यहाँ लिखेंगे आप आगे सर इसके अंदर जनरल एक्सपेंसेस, और जनरल एक्सपेंसेस की वैल्यू आएगी आपके पास 6,000, 6,300 और 6,615। सर वैल्यू लिख लीजिए यहाँ पे। वेरी गुड सर। उसके बाद आपके पास सर क्वेश्चन में क्या गिवन है, उसके बाद आपके पास सर क्वेश्चन में गिवन है ड्राइंग्स, और ड्राइंग्स आपने पर मंथ कितनी की है सर? 70, 7,500 की सर आपके पास ड्राइंग्स हैं। और आपने कब ड्राइंग करनी है सर? सिर्फ पहले महीने में, जुलाई में, बाकी 2 महीनों में आप ड्राइंग्स नहीं करेंगे। सर इन सब का टोटल निकाल लीजिए, ये आपका पेमेंट हो गया। और रिलैक्स रहिए, ये पास पेपर का क्वेश्चन आ रहा है समझ में, आंसर निकालिए। आंसर निकालिएगा। 43,500, 96,300, 36,700 एंड माइनस कर देंगे सर। आप इसको माइनस करके सर आप इसके अंदर यहाँ पे आके मेंशन करेंगे सर नेट रेसिट्स, नेट रेसिट्स निकाल लीजिएगा सर। पहली वाली 7,000, दूसरी वाली -15,800, 13,760। सर लास्ट वाले की वैल्यू आएगी 13,760। बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैलेंस ब्रॉट डाउन, मैंने यहाँ लिखा के बैलेंस ईडी। ब्रॉट डाउन की वैल्यू कितनी है? गिवन है सर, गिवन है सर 3,500। 7,000 इसको ऐड करें क्या बनेगा? 10,500। 10,500 को यहाँ ले जाएंगे, वैल्यू आएगी 10,500। नेगेटिव बैलेंस आ जाएगा सर। 5,300 का सर आपके पास नेगेटिव बैलेंस आ गया। फिर नेगेटिव बैलेंस को आपने यहाँ रख दिया सर, अभी भी नेगेटिव है, अब पॉजिटिव में ऐड करें आंसर आ जाएगा 8,460। सर फिर पॉजिटिव हो गया दोबारा। सही है सर, डन। और 5,300 को नेगेटिव लिखना है। डन। एक और क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, अगर आपने ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया तो अब जरा आपकी ना मेजर प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है। ये तो हो गया भाई यार, ये क्वेश्चन तो हो गया बेटा, ये क्वेश्चन ना आपको काम करा देगा, मतलब सही। ये आ रहा है अब आपका मेजर क्वेश्चन, जिस पे आपने लाइक मेहनत करनी है। थोड़ा सा टाइम भी आपके पास इस क्लास का, अच्छा आप इसकी प्रैक्टिस में भी हो। नेक्स्ट क्लास से हम नया टॉपिक स्टार्ट कर देंगे। और हाँ, आई एम श्योर कि मैं कल एकेडमी खोल रहा हूँ, कल एकेडमी ऑन होगी। कल कोई छुट्टी वुट्टी नहीं है आपकी। कल आपकी क्लास होती है ना 3:30 से 4:30, तो एएस की क्लास तो मैं लेने ही वाला हूँ, लेकिन मैं आपकी क्लास भी लूँगा साथ में। सही है, 3:30 से 4:30 एकेडमी कल खुलेगी जी। 3:30, 3:30 to 4:30 जो आपका टाइम है, बेसिक टाइम आपकी क्लास का जो टाइम है, वो टाइम मैं भी यूज़ कर रहा हूँ। कल छुट्टी नहीं करते, क्या फ़ायदा छुट्टी करके, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ इट। तो थोड़ा सा प्रैक्टिस भी कर लें एक दिन। अगर किसी ने रोज़ा भी रखा होगा तो एक प्रैक्टिस होगी आपकी रमज़ान की, उसमें भी तो आपने रोज़ा रख के आना है ना। हाँ, ट्यूसडे किस चीज़ का? मंडे? मंडे से रोज़े का क्या ताल्लुक है? कल है ना, कल छुट्टी है ना, ऑफिशियली कल शब महराज की छुट्टी है ना। यूजुअली अगर लोग रोज़ा रखते हैं वो ऐसे ही इन दिनों में रखते हैं। जी जी जी। कल किसकी छुट्टी है?
कल छुट्टी है ना ऑफिशियली, गवर्नमेंट की छुट्टी है कल भाई। गवर्नमेंट ने सारे सरकारी और एजुकेशनल इदारे बंद कर दिए, उठा के। छुट्टी है भाई, बस छुट्टी कह दो बस। पाकिस्तान का मतलब ये है कि पाकिस्तान का मतलब है कल छुट्टी है। सर सी लिमिटेड इज अ स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी विच ऑपरेट्स budgetary control system. The information is available. सर लिखा हुआ था budgeted sales in units for the first 5 months of 2019 are expected to be. उसके बाद क्वेश्चन में मेंशन है सर ये सेल्स इन यूनिट्स है। कंपनी कौन सी ऊपर पढ़ो, सी लिमिटेड एक कंपनी है। और इंपॉर्टेंट बात ये कंपनी के बीच में भी एक वर्ड लिखा हुआ है, क्या, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। भाई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो इसका मतलब है पता है क्या करती होगी, पहली लाइन तो याद रखें, पहले सेल्स बनाती होगी, फिर प्रोडक्शन बनाती होगी, फिर परचेजेस बनाती होगी, ऐसे ही ना, कॉरिस्पॉन्डिंग बजट्स बनाती होगी। मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती ना तो सेल्स के बाद डायरेक्ट परचेजेस बनाती। ये बात भी तो समझने की है बीच में, असल बात ही बल्कि यही समझने की बीच में, बाकी क्वेश्चन आसान हो जाएगा। The inventory of finished goods at 1st January 2019 is expected to be 10% of the budgeted January sales. लिखा हुआ है 10 जो जनवरी में आप सेल करने जा रहे हैं उसका 10% होगा। तो बेसिकली अगर मैं आपको बोलूं 3500 का 10% सर क्वेश्चन में निकाल लीजिए सर, आपका आंसर कितना आ गया 350। 350 क्या इन्वेंट्री इज एक्सपेक्टेड टू बी, हाँ यूनिट्स होगा शायद ये। मंथली क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स, अब फिनिश गुड्स पे आ गया वो, लिखा हुआ है सर इज एट सेम परसेंटेज ऑफ द इन्वेंट्री ऑफ द मंथ्स बजटेड सेल्स। क्लोजिंग भी आपके पास जो होगी ना, वो जो मंथली क्लोजिंग है वो आपके पास मेंटेन रहेगी इसी 10% से, यानी हर महीने का 10%। तो अगर आपने फेब में सेल करनी है 4000 की तो उसका 10% आप जनवरी में मेंटेन कर लेंगे 400। हर महीने की क्लोजिंग भी ऐसे ही होगी। हाँ लेकिन ये फिनिश गुड्स की यहाँ कुछ बात कर रहा है, फिनिश गुड्स उससे देखना पड़ेगा। फिर लिखा है देयर इज अ मैक्सिमम इन्वेंट्री होल्डिंग ऑफ 450 यूनिट्स, 450 यूनिट्स की बात कर रहे हैं। जहां भी एक्सीड करेगा हमारा रोक देंगे। सुनते हैं, स्टेट 3 एडवांटेजेस एंड 2 डिसएडवांटेजेस। 3 एडवांटेजेस तो मैंने पीछे लिखवा दिए आपको, मैं डिसएडवांटेजेस यहाँ लिखवा देता हूँ आपको, आपका कोर्स का एक बड़ा अच्छा सा एरिया कवर हो जाएगा। एडवांटेजेस अभी की क्लास में हमने शुरू में लिखे हैं या डिसएडवांटेजेस, हेडिंग डाल दीजिए, दो की बात कर लेता हूँ मैं। सर जवाब हाँ बोले, एस्टिमेशंस होती हैं, दे माइट बी व्हाट रॉन्ग एंड इफ दे आर रॉन्ग दे माइट लीड टू व्हाट बिजनेस फेलियर। तो पहली बात तो मैं लिख सकता हूँ कि सर ये एस्टिमेशंस होती हैं, एस्टिमेशंस कैन बी रॉन्ग, और क्या कैन लीड टू बिजनेस फेलियर। सर ये बिजनेस फेलियर पे चली जाती हैं। नंबर 2, वेरी गुड सर वेरी गुड, बजटिंग में जितना टाइम कंज्यूम होता है उससे बेहतर है कुछ काम ना कर लूँ। टाइम कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है, एक एक बजट पे बहुत टाइम लगता है, इसीलिए स्मॉल बिजनेसेस कभी कर ही नहीं पाते ये करें या काम करें। तीसरा, ये लो सर, क्या होना चाहिए सुनो, मैं एक बात बोलूँ आपसे सर, रियलिस्टिक अगर नहीं हो, रियलिस्टिक है तो मोटिवेटिंग है, और अगर अनरियलिस्टिक होगा, मैंने एक एम्प्लॉय को कहा जा बेटा चांद से ना पत्थर ले आ, वो निकल गया रात को, वो करीमाबाद तक ही पहुंचेगा मर जाएगा, क्योंकि जो मैंने उसको टास्क दिया ना वो बहुत मुश्किल है, नामुमकिन है बल्कि अनरियलिस्टिक काम। अच्छा बावले ने मुझसे सुनते तो ले लिया था, वो जो नई नई लोगों को, अब मैं कभी कभी A2 की क्लास में मजाक करता हूँ वरना करता नहीं हूँ, कभी कभी नए नए लोगों को मोहब्बत नहीं होती, वो एक दूसरे से बैठे बात कर रहे होते हैं और वो ये कहते हैं मैं तुम्हारे लिए चांद से ले आऊँगा सब कुछ निकाल के, ले आओ। थोड़े दिन तक तो ये बात अच्छी लगेगी, 5वें दिन 6ठे दिन ना भाई ये डिमोटिवेशन हो जाएगी, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव सक्सेसफुली मीट ही नहीं हो रहा। अनरियलिस्टिक ऑब्जेक्टिव्स क्या करते हैं, डिमोटिवेट करते हैं इंसान को। तो अनरियलिस्टिक ऑब्जेक्टिव्स लिखिए, अनरियलिस्टिक बजट अप्रोच, हाँ क्या करते हैं, क्या बोलो आगे क्या करेंगे, डीमोटिवेट, वो बोलो जो कर सकते हो, तो ये याद रखिएगा डीमोटिवेशन है। अब चलें सर स्टार्ट लेते हैं, सॉरी ये नीचे लिखा हुआ था, मैंने किसी और क्लास को काम कराया होगा, मैं ज़रा डिलीट कर दूं। सर यहाँ से स्टार्ट करते हैं, प्रिपेयर प्रोडक्शन बजट। बिल्कुल सही मांगा क्वेश्चन ने। अब अगर बात को समझ रहे हैं तो क्वेश्चन को पहले प्रोडक्शन बनवा के ही परचेज बनवाना चाहिए था, है ना, बगैर प्रोडक्शन के परचेज बन ही नहीं सकता था। तो अब प्रोडक्शन की बात करें तो प्रोडक्शन वो कौन से मंथ से लेके कौन से मंथ तक का मांग रहा है सर, जनवरी से लेके अप्रैल तक का। तो सर सबसे पहले यहाँ हेडिंग डालिए, बल्कि टॉप पे यहाँ पे हेडिंग डाल दीजिए सर प्रोडक्शन बजट।
बिल्कुल, जो पहले सबसे पहले आपको ये बात पता होनी चाहिए इससे पहले कौन सा बजट बना है। सर इससे पहले बजट बना हुआ है किसका? सेल्स का। तो जैन आ गया, फिर क्या आ जाएगा? फेब, फिर क्या आ जाएगा? मार्च, फिर आपके पास क्या आ जाएगा सर? अप्रैल। सर जवाब दीजिए, सबसे पहले आपके पास जैन में सबसे पहले क्या आ जाएगा आपके पास? यूनिट सोल्ड। वेरी गुड सर, सबसे पहले आप यहाँ के रखेंगे, मेंशन करेंगे यूनिट सोल्ड। सर जवाब दीजिए, यूनिट सोल्ड आपने जैन में कितने के किए? क्वेश्चन में मेंशन है सर 35, 4000, 4750, मैंने यहाँ लिखा सर 3500, फिर आगे 4000, फिर आगे बताएं 4750 और नेक्स्ट 3750। चेक कर लें अप्रैल के सही है सर ये यूनिट्स। फिर आप सर इसके अंदर क्लोजिंग यूनिट्स को प्लस कर देंगे। अब क्लोजिंग यूनिट्स कैसे आएंगे सर? 4000 का 10% यहाँ आ जाएगा 400, 4750 सर यहाँ आ जाएगा। बता रहा हूँ ना, आ सकता है ना, बता रहा हूँ। आगे बढ़िए सर, 375 यहाँ आ जाएगा। सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो। और फिर लास्ट वाले के लिए पीछे जाना पड़ेगा, सुने 425 यहाँ आ जाएगा सर। कितनी आ जाएगी वैल्यू? 4250। मसला आ गया एक, मसला समझ गए हमजा। मसला क्या आ गया? हम अपनी होल्डिंग कैपेसिटी से ऊपर निकल गए। 25 यूनिट होल्डिंग कैपेसिटी से हम क्या निकल गए? ऊपर निकल गए। कहाँ निकल गए? कब निकल गए सर? 450 से ज़्यादा तो हम होल्ड ही नहीं कर सकते। तो आपका जो मैक्सिमम है ना यहाँ पे, वो कितना आएगा? वो आपका 450 यूनिट्स आएगा। ये मैक्स है, क्वेश्चन में लिखा है लास्ट लाइन में कि आपकी होल्डिंग कैपेसिटी जो है वो 450 यूनिट्स मैक्स है। रोक देंगे, रोक देंगे, हम अपनी लिमिट पे रुक जाएंगे। वी कैन नॉट गो बियॉन्ड दैट। कैपेसिटी खत्म। आ रही बात समझ? 25 यूनिट का क्या होगा? कुछ नहीं होगा, बस उसे कुछ नहीं कर सकते। उसके लिए माजरत कर लेंगे कस्टमर से। सर यहाँ लिखेंगे हो पूरा हो रहा है पूरा। मेरी बात सुनो, हो कंप्लीट पूरा होगा, तुम बेफिक्र हो जाओ। कंप्लीट कैसे पूरा होगा? प्रोडक्शन उतनी करेंगे, फिर उसको मूव करेंगे, देखो सब कुछ आएगा। क्लोजिंग यूनिट्स अभी देखो, क्लोजिंग यूनिट्स में आके ओपनिंग यूनिट्स में आ जाओ। क्लोजिंग को प्लस, ओपनिंग को माइनस करेंगे। सबसे पहले 450, फिर क्या आएगी? 375, फिर क्या आएगा? 425। सही आएगा? बोलो ना, क्या चीज़ गलत है? कुछ गलत है? सब लोग जहाँ पे जाओगे तो ऐसे ही होगा। सर रिवर्स है ना बेटा, रिवर्स है। रिवर्स है का मतलब ये कि पहला वाला क्लोजिंग है तो यहाँ ओपनिंग बनेगा ना वो 450, यहाँ ओपनिंग बनेगा सर वो 375। आपको जगाऊं तो ना, आगे बनेगा ना, पिछले का क्लोजिंग अगले का ओपनिंग। जो चीज पीछे क्लोजिंग है वो अगले महीने में ओपनिंग होगी ना, ये मत भूल जाना। भूल जाते हैं लोग, इसीलिए तो मैंने कराया। जो चीज लास्ट मंथ का क्लोजिंग है वो अगले महीने का क्या है? ओपनिंग। तो मैं ऐसे चलूंगा। और ओपनिंग गिवन है क्वेश्चन में, ओपनिंग बताइए कितनी गिवन है? 350, और 350 आपके पास मौजूद भी है। हमजा का बड़ा अच्छा सवाल है, अभी भी रुका हुआ है। 25 यूनिट्स का क्या होगा? देखते हैं 25 यूनिट का क्या होगा। सर उसके बाद सर ऐड करते हैं। सर क्लोजिंग को आप प्लस करके ओपनिंग को आप इसमें से क्या करते जाएंगे? माइनस। आंसर बताइए। 35, 50, ये क्या है मेरे लिए? यूनिट सोल्ड या प्रोड्यूस्ड? प्रोड्यूस्ड। नेक्स्ट बताओ। 4050, 46,750। नेक्स्ट बताएं। 3,800। हम तो समझ में आ गया, यहीं पे 25 यूनिट एक्स्ट्रा होगा। अगर यहाँ 75 होते, अगर अगर मैं बताता हूँ तुम्हें, अगर यहाँ 75 होते तो यहाँ भी 75 आते। 75 आते, अगर 75 आते तो ये आंसर आपका बनता 4650। यूनिट प्रोड्यूस ज़्यादा करने पड़े, अगले महीने में आपको 25 यूनिट ज़्यादा प्रोड्यूस करने पड़े। अगर पिछले महीने की क्लोजिंग आप 75 की लेके आते हैं यहाँ पे, तो इस महीने आपको प्रोड्यूस करने पड़ते हैं 4650। यानी इसका मतलब है मार्च में आप 4675 अगर प्रोड्यूस करते हैं तो आपका पूरा हो जाएगा। अगर आपने पिछले महीने से 450 यूनिट, 25 यूनिट्स कहाँ गए ना, सवाल ये 25 यूनिट्स यहाँ गए, ये तो आ गया 450। तो क्लोजिंग आपके पास कितना है? 375। एक्चुअली आपको इस महीने प्रोड्यूस करना चाहिए था 4650, लेकिन ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ कैपेसिटी ऑफ द लास्ट मंथ आपने इस महीने 4675 प्रोड्यूस किया, 25 यूनिट ज़्यादा प्रोड्यूस किया। आ गई मेरी बात समझ? मुझे पिछले महीने प्रोड्यूस करने चाहिए था जितने भी यूनिट्स, उनके यूनिट से क्लोजिंग स्टॉक बचना चाहिए था। वो क्लोजिंग स्टॉक मूव होकर आगे आना चाहिए था। अब वो क्लोजिंग स्टॉक उतना तो मूव नहीं हुआ लास्ट मंथ से। लास्ट मंथ मेरी क्लोजिंग स्टॉक को स्टोर करने की कैपेसिटी ब्लॉक हो गई। तो जितना मैं लास्ट टाइम प्रोड्यूस कर सकता था मैंने मैक्सिमम किया।
लेकिन फिर जो लास्ट टाइम मैंने नहीं प्रोड्यूस किया वो नेक्स्ट मंथ मूव हो गया ना मेरा 4675, यानी पिछले महीने से मैं 25 यूनिट शॉर्टेज में लेके आया, तो मैंने इस महीने 25 यूनिट ज्यादा प्रोड्यूस की। हाँ हाँ ज्यादा प्रोड्यूस, मैं पिछले महीने मुझे बनाने थे 100, इस महीने मुझे बनाने थे 100, लेकिन पिछले महीने शॉर्टेज की वजह से मैं कितने बना पाया 75, तो अब इस महीने कितने बनाऊंगा 125, तो वो 25 इसमें इंक्लूडेड है 46। ज्यादा कर देता तो क्या करता, रिवर्स करता ना मेरी तरह, 125 बना देता, फिर क्या करता। नहीं नहीं, मैं हर महीने बनाऊंगा नहीं, मेरी कैपेसिटी होल्डिंग कैपेसिटी 100 की है ना, और एक महीने मेरी कैपेसिटी से मुझे मैं ज्यादा नहीं कर सकता था, तो अगले महीने मुझे 120 यूनिट चाहिए थे इस महीने के बने हुए, लेकिन मैं बना ही नहीं सकता, तो मैं यहाँ से 100 लेके गया, तो बर्डन किस मंथ आएगा अगले महीने, अगले महीने मुझे 20 यूनिट ज्यादा बनाने पड़ेंगे, यानी मेरी लेबर से मुझे इस दफा का टारगेट होना चाहिए था 4650, लेकिन मैं कितने बना रहा हूँ। हाँ अब करे कर दिया, तो फिर ये हो गया, आ गई बात समझ में, अगले महीने पे चली गई बात। अब क्वेश्चन में देखें सर, अब एक मजे की बात सुने, मजे का मसला ये है, और ये वाकई मजे का मसला है, बड़ा अच्छा सवाल है सर, बहुत सारी चीजों को एक साथ लेके ना इसने कनेक्ट कराया। अब बच्चे को सर यहाँ से आनी शुरू हुई कहानी, लिखा हुआ है सर, यहाँ से लिखा हुआ आ रहा है सबसे पहले सर, ईच यूनिट प्रोड्यूसेस रिक्वायर्स, ईच यूनिट प्रोड्यूस 3 kgs ऑफ रॉ मटेरियल विच इज एक्सपेक्टेड टू कॉस्ट $2 पर केजी। अब आपने यूनिट प्रोड्यूस तो निकाल लिया है, यूनिट प्रोड्यूस को केजीज में कन्वर्ट करने के लिए उसने केजीज भी दे दिया, और क्वेश्चन को बिल्कुल एंड में $2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वो भी दे दिया उसने एंड में, कॉस्ट एंड में कन्वर्ट होती है। क्या मतलब सर, सुने, जब आप परचेज बजट बनाते हैं, परचेज बजट, तो परचेज बजट डॉलर में एंड होता है, कॉस्ट पे एंड होता है, प्रोडक्शन बजट यूनिट पे एंड होता है, ये मैंने पहली क्लास में बताया था। जब आप प्रोडक्शन बजट बनाते हैं तो उसको किस पे खत्म करते हैं, यूनिट पे, और परचेज बजट को किस पे एंड करते हैं, कॉस्ट पे। बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है। कौन से कब तक के महीनों के लिए बोल रहा है, जनवरी से अप्रैल, पहले तो ये महीनों की हेडिंग डालिए सर, जैन फेब मार्च, लास्ट में हेडिंग डालेंगे अप्रैल। रिसिट, सर क्वेश्चन में देखिए आपके पास सबसे पहले रिसिट्स, सॉरी क्वेश्चन में आपके पास सबसे पहले क्या आएगा, यूनिट प्रोड्यूस, लास्ट बजट आपने यूनिट प्रोड्यूस पे एंड किया है, हमजा वैल्यू पीछे से पढ़ो, 3550 4050 4050 4675, लास्ट वाली की वैल्यू आ गई सर आपके पास 3800, ये मैंने यूनिट प्रोड्यूस से ले लिया। अब सर मैं इनको मल्टीप्लाई पे कर दूंगा सर, केजीज पर यूनिट, सर एक में कितने केजीज चाहिए आपको, 3 सर सबको जरा 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, $10,650, ये क्या आ गया, यूनिट्स या केजीज, केजीज हो गया। अब हमने इसको केजीज में कन्वर्ट कर लिया, आगे बढ़ते हैं सर, 12,150 025, नेक्स्ट का आंसर निकालते हैं सर, 11,400, सर अब जवाब दीजिए। दी ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल इज एक्सपेक्टेड टू बी 200 kgs, ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल 1 जनवरी का, तो अगर मैं बात करूं सर आपसे, आप सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्लोजिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री को आप क्या करेंगे, ऐड, ओपनिंग इन्वेंट्री को आप इसमें से क्या कर देंगे, माइनस, सर फॉर्मेट सेम है, बस ऊपर केजीज और नीचे डॉलर आ जाएगा इसमें। ओपनिंग इन्वेंट्री मैंने यहाँ लिखा 200 kgs, द क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल इज एक्सपेक्टेड टू रिमेन द सेम फॉर जनवरी, तो उसका मतलब है सर ओपनिंग क्लोजिंग क्या रहेगी सर आपके पास, सेम, सेम वैल्यू आ गई, आ रही है बात समझ में, मैंने यहाँ पे गलत लगाया, यहाँ लगाऊंगा, मैं लिखा इट इज देन एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाय 10% फॉर फेब एंड फर्दर 10% फॉर मार्च, सर 200 का 10% बढ़ा दिया तो क्या वैल्यू आ गई, 220 है ना, फिर 220 का 10% और बढ़ा दिया तो आंसर कितना आ गया आपके पास, 242, और सर उसके बाद वो कह रहा है इट विल रिमेन अनचेंज, तो इसका मतलब है 242 यहाँ भी आ गया। अब सर यहाँ क्या लिखेंगे, 200 यहाँ लिखेंगे, 220 यहाँ लिखेंगे, 242, सर इनको माइनस कर देंगे। हमने फरवरी का परसेंटेज लिया है, हमने कौन सा लिया है इसको कन्वर्ट करना, इंक्रीज, क्वेश्चन कह रहा है आपके पास इट इज देन एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाय 10% फॉर फेब्रवरी,
So यानी हमें अपना ओपनिंग इंवेंटरी चाहिए। जो बेटा लास्ट टाइम का क्लोजिंग होता वो तो अगले महीने का ओपनिंग हो गई ना, उसमें तो चेंज नहीं ला सकता, सिर्फ क्लोजिंग में चेंज ला सकता हूँ ना। So हम लोग ओपनिंग इन्वेंटरी अगले महीने हमारा क्लोजिंग इन्वेंटरी को मल्टीप्लाई बाय 100। हाँ, आंसर निकालिए सर इसका। पहले वाले का आंसर 10,650, सेकंड वाले का 12,170, नेक्स्ट वाले का सर 14,047, 11,400 सर आ गया आपके पास। यहाँ तक आपने काम कर लिया सर। अब आप इसको कॉस्ट पर केजी से मल्टीप्लाई कर देंगे। सर कॉस्ट पर केजी क्या गिवन है, 2 एंड 2, ये डॉलर्स में है सर। मल्टीप्लाई करेंगे तो मतलब हाँ ऐसा भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर दीजिए सर, ये आपकी परचेजेस की कॉस्ट आ गई, या कॉस्ट ऑफ परचेजेस आ गया, परचेज कॉस्ट आ गई या परचेजेस कॉस्ट आ गई। सर आंसर निकाल लीजिएगा इसका। 21,300, 24,340, 28,094, डन। सर क्वेश्चन में लिखा हुआ है द डायरेक्टर्स आर एक्सपेक्टिंग टू इंक्रीज द डिमांड लेटर इन द ईयर एंड आर कंसीडरिंग। कॉपी तो नहीं कर रहा कोई? करेगा सब कॉपी कर लिया? सर लिखा हुआ है द डायरेक्टर्स आर एक्सपेक्टिंग एन इंक्रीज इन डिमांड लेटर इन द ईयर एंड आर कंसीडरिंग a proposal to increase the storage capacity of warehouse. The proposal will be beneficial for a company as it will allow an increase in the maximum inventory of finished goods holding to 500 units. क्वेश्चन कह रहा है डायरेक्टर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि डिमांड इंक्रीज होगी इन द लेटर ईयर कंसिडरिंग द प्रपोजल टू इंक्रीज द स्टोरेज कैपेसिटी। बात स्टोरेज कैपेसिटी की बढ़ने की हो रही है। फिर लिखा है द प्रपोजल विल बी बेनिफिशियल टू द कंपनी एज इट विल अलाउ एन इंक्रीज इन द मैक्सिमम इन्वेंटरी ऑफ फिनिश्ड गुड्स होल्डिंग टू 500 यूनिट्स। 5,000 यूनिट्स तक 500 यूनिट तक चली। अभी कितनी है? 250। अभी 250 यूनिट की कैपेसिटी है आपकी। 450, हाँ बोलो ना कितनी? 450, 250 कितनी? 450। और आप बढ़ा के उसको कितने पे जाना चाह रहे हैं? 500 पे। द कॉस्ट एसोसिएटेड विद द स्टोरेज इज $10। ईच यूनिट की है इतनी। ईच यूनिट का मतलब क्या है? कॉस्ट एसोसिएटेड विद द स्टोरेज। अभी फिलहाल कितनी है कॉस्ट? अभी कितनी है सर? 450 इंटू क्या कर देंगे? $10, तो 4500 सर आपकी कॉस्ट है अभी। अब वो ये कह रहा है कि आप इसी को 500 तक ले जाएंगे तो 500 पे मल्टीप्लाई बाय 10 कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 500 से आप इसको बढ़ा देंगे, 50 से बढ़ा देंगे तो आपके पास का टोटल आंसर कितना आ जाएगा सर? 5,000। ऐसा ही है ना सर? क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट फॉर द मंथ ऑफ February द डिफरेंस बिटवीन द करंट होल्डिंग कॉस्ट फॉर द क्लोजिंग इन्वेंटरी ऑफ फिनिश्ड गुड्स एंड द होल्डिंग कॉस्ट इफ द प्रपोजल इज एक्सेप्टेड। क्लोजिंग इन्वेंटरी की होल्डिंग कॉस्ट कितनी आएगी आपके हिसाब से? कितनी आ रही है? फेब्रवरी की बात हो रही है, मैं जाता हूँ फेब में जाके चेक करें सर होल्डिंग कॉस्ट कितनी है। एक कॉस्ट आपके पास कितने यूनिट्स की है सर? होल्डिंग कॉस्ट कितनी है फेब की? 400। फेब में जो क्लोजिंग है 400 है, 450 है? 450। तो उसका मतलब है सर अगर आप इसको बढ़ा देंगे तो आपकी होल्डिंग कॉस्ट कितनी बढ़ जाएगी? बोले, बड़ी ट्रिकी सी बात है ये, फिर से गौर से सोचो। क्या हमें 450 चाहिए यूनिट्स या 475? 7 है ना, 745, 475 चाहिए हमें। तो सर इसका मतलब है सर सिर्फ $25 से बढ़ेगी कॉस्ट। $25 से कैसे बढ़ेगी? अभी आप कितना होल्ड कर रहे हैं? 450 इंटू क्या कर देंगे सर? $10। तो आंसर कितना आ गया आपके पास? 4500। आगे बात समझ में? ये तो आप ऑलरेडी कर रहे हैं, क्यों? इतने यूनिट्स हैं आपके। लेकिन मैक्सिमम आप कितने पे जा सकते थे? 475 तक। आ रही है बात समझ में? 475 से ज़्यादा तो आप जा ही नहीं सकते। क्यों सर? उससे ज़्यादा की आपकी डिमांड नहीं है। डिमांड बढ़ेगी जब देखेंगे, अभी तो इतनी है। तो सर आपने इसको 10 से मल्टीप्लाई किया, आंसर कितना है आपके पास? 4750। तो आपकी टोटल कॉस्ट में इजाफा कितने का होगा? 250। तो $250 का फर्क आ, 500 का नहीं आ रहा। अब बंदा सोचेगा 500 का आएगा क्योंकि कैपेसिटी हम 500 तक लेके जाएंगे। क्वेश्चन में लिखा है कैपेसिटी से आपकी कॉस्ट नहीं बढ़ रही, आपकी यूनिट्स की होल्डिंग से कॉस्ट बढ़ रही है। यूनिट होल्ड करते हैं तो $10 का बढ़ता है। जवाब दें।
वो तुम्हारी बात अलग है, वो एक अलग बात है। वो यू आर राइट, लाइक यू आर वेरी राइट, होना यही चाहिए। अब सुनो सर, गौर से देखो, पढ़ो क्या मतलब है इसका। यू आर वेरी राइट, मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ, मैं भी इसी बात पे आगे रुकूंगा। क्वेश्चन में क्या लिखा है, कैलकुलेट फॉर द मंथ ऑफ डिफरेंस बिटवीन द करंट होल्डिंग कॉस्ट ऑफ द क्लोजिंग इन्वेंटरी ऑफ फिनिश गुड्स एंड द होल्डिंग कॉस्ट ऑफ इफ द प्रपोजल। मैं बताऊं, ना मेरा पहला आंसर सही है, ना मार्केटिंग स्कीम का दूसरा आंसर सही है। मैं बताता हूँ आपको सही आंसर क्या है। सही आंसर ये है, हमजा पहुंचा वहां तक, मैथ्स वाला बच्चा पहुंचता है वहां तक, और सही आंसर है वो। पहले भी सर, पहले जो मेरी स्टोरेज कॉस्ट थी वो, गौर से समझिएगा, पहले तो पहले बात बताइए सर, मेरा मैक्सिमम स्टोरेज कैपेसिटी कितना था? मेरा था सर 450, है ना, 450 के ऊपर कोई कॉस्ट होगी टोटल, जिसको मैंने डिवाइड किया होगा तो मुझे कितने का पड़ता होगा स्टोरेज, $10 का। अगर मैं इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दूं तो पुरानी स्टोरेज कॉस्ट कितनी है मेरी, मैंने लिखा सर मेरी पुरानी स्टोरेज कॉस्ट कितने की पड़ जाएगी मुझे, वो पड़ जाएगी सर 4500 की। आ रही है बात समझ में? ये कह रहा है क्वेश्चन। लेकिन अब आप क्या कह रहे हैं, अब आप कह रहे हैं उनको 500 यूनिट्स तक लेके जाएंगे। जब आप अब उन्हें 500 यूनिट्स तक लेके जाएंगे, द कॉस्ट एसोसिएटेड विद स्टोरेज कॉस्ट इज होल्डिंग कॉस्ट इज $10। अब क्या करूं मैं, बोलो? सेम सेम रखूं कैपेसिटी, वरना पहले ही क्यों ना बढ़ा दी मैंने? हाँ वेरी गुड सर, मैं 500 को किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा सर, $10 से। अब जवाब दीजिए, मल्टीप्लाई किया तो x की फिगर क्या आ गई मेरे पास, x इक्वल्स टू कितना आ गया, 5000। ऐसा ही है ना, 5000। लेकिन अब मसला ये है, चाहे मैं 5000 की कॉस्ट देके 2 यूनिट होल्ड करूं, या 10 करूं, 400 करूं, 500 करूं, या 475 करूं, ये कॉस्ट यहीं की यहीं रहेगी। वजह क्या? वजह सर ये फिक्स कॉस्ट है, कैपेसिटी बढ़ाने से आपकी फिक्स कॉस्ट बढ़ती है, मैं तो ये जानता हूँ। यहाँ की मार्केटिंग स्कीम वाला आंसर नहीं जानता 250 बढ़ गए। मैं ये आंसर जानता हूँ कि बेटा कैपेसिटी बढ़ाने की वजह से आपकी फिक्स कॉस्ट बढ़ती है। अब आपकी कैपेसिटी रहेगी ये 500, ये थोड़ी है कि आपकी कैपेसिटी कम हो जाएगी अगले महीने। आपने कैपेसिटी अगर फेब में बढ़ा दी तो मार्च में भी बढ़ी भी होगी, अब जब तक कि आप उसे कम ना कर दें। तो सर इससे मतलब कि आप कहना क्या चाह रहे हैं? मेरा कहने का मतलब ये कि आपकी फेब का पर यूनिट इतने का पड़ेगा, 5000 उसकी डॉलर्स कॉस्ट, लेकिन आपने 5000 यूनिट, 500 यूनिट बनाने के बजाय आपने 475 यूनिट्स बनाए। सर जरा डिवाइड करके आंसर निकालिए, इसका पर यूनिट होल्डिंग कॉस्ट क्या पड़ी? $10 से ज्यादा पड़ेगी ये कॉस्ट पड़ी सर आपको, ये है असल कॉस्ट 10.53 पर यूनिट। क्योंकि आप 500 होल्ड करने के लिए अगर 500 ही यूनिट बनाते तो कॉस्ट आपकी होती भाई। जब मैं इस जगह का रेंट देता हूं, जितने ज्यादा बच्चे यहां पढ़ेंगे रेंट उतना मुझे पर स्टूडेंट क्या होता जाएगा, कम। और अगर मैं कम बच्चे पढ़ाऊंगा तो रेंट पर स्टूडेंट क्या हो जाएगा, ज्यादा। ये किसकी कहानी है? फिक्स कॉस्ट की। फिक्स कॉस्ट ऐसे बिहेव करती है। तो सर ये तो फिक्स कॉस्ट है ना, स्टोरेज कॉस्ट। तो ये जो आपको 4 मार्क्स की कहानी सुना रहा है, वो 4 मार्क्स की कहानी आपको ये बता रहा है, पहले आप ये करते थे 4500, अब आपकी फिक्स कॉस्ट बढ़ के कितनी हो जाएगी, 5000। लेकिन आपने 5000 को पूरा अवेल नहीं किया। क्यों नहीं अवेल किया? क्योंकि आपकी 5000 में कैपेसिटी कितनी हो गई थी, 500। मगर आपने सिर्फ यूटिलाइज 475 का किया तो आपकी पर यूनिट की कॉस्ट बढ़ गई। आ गई बात समझ में? ये मैं एक और बिल्डिंग ले लूं बराबर में, उसका भी रेंट देने लगूं, स्टेप स्टेप कह लो, या अभी तो खैर 50 यूनिट पे इतनी लंबी बहस में नहीं जाते, लेकिन हाँ स्टेप कॉस्ट है। बात आई समझ में? ये डन बॉस, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। यहाँ तक आपका बजट का काम कंप्लीट हो गया, अब आपका एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का काम कराना बाकी है। रिमेनिंग क्वेश्चंस आपके होमवर्क हैं। ये वाला क्वेश्चन हमने सबसे पहले किया है। अगर आप अपना वर्ड बुक खोलोगे, जो मैंने कैश बजट का क्वेश्चन आपको कॉपी कराया था, वो यही क्वेश्चन है, एग्जैक्ट फिगर के साथ, सेम फिगर, यही क्वेश्चन है जो सबसे पहले हमने नोटबुक में किया था। अब आपका काम है इसको सॉल्व कर देना, इस बजट को सॉल्व कर देना। ठीक है बॉस, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।